के कुछ महत्वपूर्ण काम से मुझे एक दिन के लिए उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में बसे पनियाली गांव में जाकर रहना था। मैंने अपने एक पुराने मित्र, जो कुछ समय पहले उसी गांव में रहते थे, से उस जगह के बारे में कुछ जानकारी ली। मुझे स्पष्ट रूप से बता दिया गया कि मुझे वहां रुकने के लिए जगह मिलना मुश्किल है। वहां के लोग चोर लुटेरों के डर से किसी अनजान व्यक्ति को घर में नहीं रखते हैं। क्या मुझे कोई एक रात रुकने के लिए अपने घर में जगह देगा? कहीं मुझे बाहर तो नहीं सोना पड़ेगा? इतनी ठंड में बाहर रात कैसे गुजारूंगा? कहीं कोई जंगली जानवर आ गया तो, या फिर किसी चोर लुटेरे ने पकड़ लिया तो? इन्हीं सवालों के जवाब सोचते हुए मैं अल्मोड़ा पहुंच गया। गांव देखने में काफी सुंदर था, लेकिन शहर की चहल पहल से विपरीत वहां चारों तरफ सुनसानी पसरी हुई थी। गर्मियों की चिलचिलाती धूप भरी दोपहर में जैसे सन्नाटा छाया रहता है, बिल्कुल वैसा ही माहौल था। 5 बजे तक अपना काम निपटाकर मैं अपने रुकने का ठिकाना ढूंढने लगा। गांव में कोई 20 या 30 घर रहे होंगे। 8 घरों से मुझे निराशा हाथ लग चुकी थी। नवा घर प्रधान का था। मुझे पता नहीं क्यों विश्वास था कि प्रधान जी मेरी मदद जरूर करेंगे, लेकिन वो बोले, मैं तुम्हें अपने घर पर नहीं रख सकता और मेरी समझ से तुम्हें कोई भी अपने घर रुकने की अनुमति नहीं देगा, लेकिन तुम चाहो तो एक बार कोशिश कर सकते हो। मैं मुंह लटकाकर वहां से जाने लगा कि तभी पीछे से प्रधान जी की आवाज आई, सुनो, अगर कोई कहीं भी जगह न मिले तो तुम भैरव सिंह के घर चले जाना। उसका घर गांव के आखिर में है। वह शायद तुम्हें रुकने की जगह दे सकता है, लेकिन संभाल के, वह थोड़ा सनकी है। गांव के किसी से भी उसकी बनती नहीं है। 2 लोगों की टांगे तोड़ चुका है और एक को मारने की कोशिश भी कर चुका है। तुम्हें संभल कर रहना होगा। 6:30 बज चुका था। सूरज की आखिरी किरण भी पृथ्वी के अंदर समाहित हो चुकी थी। प्रधान की बात सच साबित हुई। मुझे रात काटने की का कोई ठिकाना नहीं मिला। मैं तेज कदमों से भैरव सिंह के घर की तरफ बढ़ा। भैरव सिंह के लिए मेरे मन में थोड़ा डर था और थोड़ा उसे जानने की उत्सुकता, लेकिन सबसे जरूरी चीज थी रात गुजारने के लिए जगह ढूंढना। उसके घर के बाहर आकर मैंने जोर से आवाज लगाई, कोई है? कोई है? लेकिन कोई बाहर नहीं आया। फिर से सीढ़ियों से ऊपर चढ़कर उसके घर के दरवाजे तक पहुंचा। दरवाजा खुला हुआ था। अंदर जांचने के लिए मैंने गर्दन थोड़ा झुकाकर देखने की कोशिश करी कि किसी ने मेरे कंधे पर अचानक से हाथ रखा। कौन हो तुम? चोरी करने आए हो? तुम्हें तो अभी बताता हूँ, भैरव सिंह ने गुस्से से भरकर कहा। नहीं नहीं, मैं तो यहाँ काम से आया था। रात गुजारने के लिए ठिकाना ढूंढ रहा हूँ। क्या आप मुझे एक रात के लिए अपने घर में जगह दे सकते हैं? भैरव सिंह ने ठीक है कहकर मुझे इजाजत दे दी। उसकी आंखों ने मुझे ऊपर से नीचे तक परखा। इजाजत तो मिल गई, लेकिन मुझे अंदर से खुशी नहीं हो रही थी। इतनी मेहनत के बाद रात बिताने के लिए एक छत मिलने पर भी मेरा दिल खुश होने की इजाजत नहीं दे रहा था। मेरे कानों में अभी भी प्रधान की कही बात गूंज रही थी। उसके घर में 2 कमरे थे। बाहर के कमरे में उसकी चारपाई, एक अंगीठी और रसोई के नाम पर एक लोहे की कढ़ाई, थाली, 3-4 प्लास्टिक के डिब्बे थे। हाँ, एक छोटी कटोरी भी थी जिसमें कुछ लाल गाढ़ा पानी जैसा रखा हुआ था। पानी या खून? मेरा मन भी पता नहीं कहाँ जाता रहता है। मैंने जानने के लिए अपनी छोटी उंगली कटोरी में डुबोई। उसका स्वाद बेहद कड़वा था, जैसे किसी जंग लगे हुए लोहे की महक से भरा हुआ कुछ। यकीनन यह खून ही था। क्या यह किसी इंसान का खून है? क्या भैरव सिंह ने किसी की जान ले ली? अरे मैं भी कैसा बेवकूफ हूँ, क्या सोचा करता हूँ। यह हो सकता है कि जानवर का हो, लेकिन यार ये भैरव सिंह है बहुत असाधारण। मेरी रात यहाँ कैसे कटेगी? मैं सोचने लगा।
अंदर वाला कमरा तुलनात्मक रूप से बाहर वाले से बड़ा था, परंतु उसमें केवल एक तख्त और 3-4 रजाई कंबल थे। दीवार में बनी हुई एक छोटी लकड़ी की अलमारी भी अपनी मौजूदगी दर्ज करा रही थी। बिस्तर में अपना बैग रखकर मैं उत्सुकतावश उस अलमारी को खोलने लगा। अरे मैं कर क्या रहा हूँ किसी दूसरे के घर में? तभी किसी के अंदर आने की आहट हुई। मैं झट से बिस्तर पर बैठ गया और भैरव सिंह को अपने पास आता हुआ देखने लगा। यह क्या? उसके हाथ में एक बड़ा सा पत्थर है। ये पत्थर अंदर क्यों ला रहा है? कहीं पत्थर से मुझ पर हमला तो नहीं कर देगा? नहीं नहीं, ऐसा क्यों करेगा? मेरे मन में कुछ ऐसे ही सवाल उमड़ने लगे। वह पत्थर अलमारी के नीचे रख अलमारी खोलने लगा। उसने अलमारी से 2 छोटे तलवार नुमा चाकू, एक बड़ी नुकीली खंजर और मोटी बड़ी चाकू बाहर निकाली। वो नीचे बैठकर उनकी धार तेज करने लगा। डर और ठंड के कारण मेरी रीढ़ की हड्डी सिकुड़ रही थी। मेरे में काफी सारे सवाल थे, लेकिन भैरव सिंह की भावहीन शक्ल देखकर मुझे कुछ भी पूछने की हिम्मत नहीं हो रही थी। मैं हड़बड़ाकर नीचे की तरफ भागा और टॉयलेट ढूंढने लगा। घर के बगल में घर से आधी ऊंचाई वाला एक छोटा सा कमरा था, जिसका दरवाजा गायब था। वह भैरव सिंह का टॉयलेट ही था, लेकिन कोई इंसान ऐसे खुले में शौच कैसे कर सकता है? वो मेरी समझ से परे था। भैरव सिंह अकेले रहता है, शायद इसलिए आसान रहता होगा उसके लिए। लेकिन क्या जंगली जानवरों का भी डर नहीं है? लगभग 10 मिनट बाद मैं वापस ऊपर गया। उसने चूल्हे के पास बैठकर कढ़ाई में कुछ तलने के लिए छोड़ दिया था। उसके हाथ में रखी थाली से मुझे मांस के टुकड़े दिखे। उसने मुझे डांटते हुए पूछा, तुम कच्चा मांस खाओगे या फिर पका हुआ? मांस नहीं खाता, मैं हकलाते हुए बोला। मांस नहीं खाते? घास फूस खाते हो क्या? तब तो तुम्हें आज भूखा ही रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ इन मांस के टुकड़ों के अलावा ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे तुम खा सको। इसलिए मांस खाना है तो खाओ, वरना चुपचाप पानी पीकर सो जाओ, वह झल्लाते हुए बोला। उसकी गुस्से से भरी आवाज से मैं भयभीत हो गया। मैं हड़बड़ाकर अंदर कमरे की तरफ दौड़ा ही था कि मेरे पैरों पर दरवाजे के पास तक पहुंची चूल्हे की लकड़ी पर पड़ा। लकड़ी के हिलने से तेल वाली कढ़ाई पलटकर चूल्हे में गिर गई। मांस के टुकड़े जो कुछ समय पहले तक कढ़ाई में थे, अब चूल्हे की राख से सने हुए थे। कढ़ाई का तेल भी सारा नीचे तैर रहा था। भैरव सिंह गुस्से से आग बबूला होकर मेरी तरफ दौड़ा। मेरे पैर हिल भी ना पाए, शायद सुन्न पड़ गए थे। अपने शरीर के पंजे समान हाथों से उसने मेरा गला पकड़कर दीवार से चिपका दिया। उसकी लाल आंखों में मुझे अपनी मौत प्रत्यक्ष रूप से दिखाई दे रही थी। अगर तुम्हें नहीं खाना तो मत खाओ, मुझे तो एक निवाला चैन से खाने दो, समझे तुम? मेरा गला छोड़ चूल्हे के पास पड़े मांस के टुकड़े थाली में उठाकर रखने लगा। मेरा बेजान शरीर में न जाने कहां से दोबारा ताकत आई और मैं दौड़ता हुआ अंदर के कमरे में बिस्तर में घुस गया। ये भैरव सिंह तो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा, आज तो मुझे मार ही देगा। मैं हकलाते हुए बिस्तर के अंदर बड़बड़ाने लगा। लगभग 5 मिनट बाद वह अंदर कमरे की तरफ आया। मैं चुपचाप बाईं करवट में लेटकर सोने का नाटक करने लगा। मेरी कपकपी छूट रही थी और शायद उसने मुझे कांपता हुआ देख भी लिया था। वह अलमारी के नीचे रखा हुआ बड़ा वाला चाकू उठाकर बाहर की तरफ ले गया। निश्चित तौर पर भैरव वह मुझ पर चाकू से वार करने वाला था। आज मेरा मरना तय है। लेकिन अगर मुझे मरना ही है तो वह चाकू बाहर क्यों ले जाता? कहीं मैं उस पर बेवजह ही शक तो नहीं कर रहा हूं? क्या पता वह चाकू की धार तेज करने के लिए उसे बाहर ले गया हो, ताकि मुझे बिल्कुल भी शक न हो।
मेरा दिमाग मुझे अजीबोगरीब ख्याल और उधेड़बुन में फंसाए हुए था। मैं इसी उधेड़बुन में था कि मेरी नज़र अलमारी के नीचे रखे हुए छोटे चाकू पर पड़ी। मेरा छोटा वाला चाकू उठा मैं छोटा वाला चाकू उठाकर बिस्तर के ऊपर कंबल ओढ़कर फिर से सोने का नाटक करने लगा। 15 मिनट बाद वह वापस अंदर आया। मैंने कंबल ओढ़ा हुआ था, इसलिए मुझे उसकी शक्ल नहीं दिख रही थी, लेकिन मैं महसूस कर पा रहा था कि वह चाकू लेकर मेरी तरफ बढ़ रहा है। मेरे माथे पर पसीना पूरी तरह से जम चुका था। चाकू पकड़ा हुआ मेरे हाथ कांप रहा था। मैंने इससे पहले कभी किसी को मारने के लिए चाकू का इस्तेमाल नहीं किया था, लेकिन आज बात अलग थी। जान बचाने के लिए इसके अलावा कोई उपाय नहीं दिखाई दे रहा था। भैरव सिंह धीरे धीरे मेरे पास आ रहा था। अब मैं भी तैयार था। मैंने सोच लिया था कि वह मुझ पर हमला करने इससे पहले मैं उसे चाकू मारकर घायल कर दूंगा। लेकिन क्या मैं वाकई ऐसा कर पाऊंगा? मुझे खुद पर जरा भी विश्वास नहीं था। वह मेरे सिरहाने पर के पास आया। जैसे ही उसने मेरा कंबल हटाने की कोशिश करी, मैंने पूरी ताकत के साथ छोटा चाकू उसके पेट में घुसा दिया। पिचकारी मारता हुआ खून उसके शरीर से बाहर आया और वह लड़खड़ा कर नीचे गिर पड़ा। गाढ़े लाल रंग का उसका खून किसी नदी की भांति बहता हुआ मेरे बिस्तर के नीचे तक पहुंच गया। मेरी जान में जान आई। मैंने न जाने क्यों खुद मुझे न जाने क्यों खुद पर गर्व हो रहा था। मैंने अपनी जान बचा ली थी। तभी मेरी नजर उसके हाथ पर गई। आश्चर्य की बात यह थी कि उसके हाथ में कुछ भी नहीं था। मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। मेरे दिल की धड़कन मेरे ही कानों को चुभने लगी। मैं दौड़ता हुआ बाहर कमरे में पहुंचा। मेरे सामने वही बड़ा वाला चाकू और केले का एक गुच्छा था। शायद वह मेरे लिए केले लेने गया था। लेकिन क्यों? वह बेचारा तो मुझे मारना चाहता था।